आदाब, नमस्ते। मैं मोहम्मद कमरुद्दीन बिहारी आज फिर मुखातिब हूँ अपने तमाम दोस्तों के साथ ऑनलाइन फेसबुक पे, और महाराज इन सीवान एक्सप्रेस हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आएंगे। मैं चाहता हूँ कि सारे दोस्त जुड़े और हमारे साथ जो आज खास मेहमान हैं बहुत ही खास हैं। परिचय के मोहताज नहीं है, शिक्षाविद हैं, मौलाना हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज के लिए काम करते हैं। इतनी उम्र हो गई अपने समाज के लिए लड़ते लड़ते, और आज भी लड़ रहे हैं। बहुत बड़ा एक मदरसा इन्होंने कायम किया था मुस्तफाबाद में, जो आज भी चल रहा है, और बहुत मेहनत किया आपने। मौलाना है जनाब मौलाना नूरुद्दीन अंसारी साहब हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, सलाम अलैकुम। और वालेकुम अपने चैनल पे आपका खैर मकदम करता हूं। मैं चाहता हूं कि संक्षिप्त में अपने विषय में हमारे दर्शकों को बताएं, प्लीज। मैं मौलाना नूरुद्दीन अंसारी, आप जानते हैं, मैं शुरू से ही पसमानदा लोगों को या और लोगों को मदद करने का काम किया। जितना हो सका, जहां जाना पड़ा मैं जाता रहा, लोगों को मदद करता रहा। हर गरीब को, किसी तबके के गरीब को हमेशा मैं मदद करने की कोशिश किया। और आज भी मैं ये चाहता हूँ इस उम्र में कि इस तरीके के लोगों को मदद किया जाए, चाहे जैसे मदद हो, माली मदद हो, सियासी मदद हो, दुनियावी मदद हो, किया जाए। जितना हो सकता है मैं करता हूँ। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर मुझसे कोई काम की जरूरत हो तो मैं कहीं आने जाने के लिए तैयार हूँ, और लोगों को मदद करने के लिए तैयार हूँ, लोगों को साथ लाने के लिए, उनको बताने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं अपनी उम्र में हर तबके के लोग, खासकर जो पसमानदा तबके के लोग हैं, उनको हमेशा किया। हर तबके के लोगों किया, लेकिन पसमानदा लोगों के लिए आज भी मैं तैयार हूं कि जिस चीज की जरूरत हो, मुझसे जितना हो सकेगा उतना करने के लिए तैयार हूं। चाहे दुआ की जरूरत हो, दवा की जरूरत हो, दौड़ने की जरूरत हो, मुझको कोई परेशानी नहीं है। इसलिए कि इस्लाम का यही नुक्ते नजर है कि इस्लाम के बानी वो हुआ करता है जो हर तबके के लोग को, गिरे हुए लोगों को उठाने की कोशिश करे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसमें मदद करता है। इसीलिए मैं अपनी उम्र को लोगों के लिए निछावर किया, और खासकर उन लोगों के लिए जिनकी माली हालत अच्छी नहीं है, जिनकी तालीम अच्छी नहीं है, उनको मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं माली हालत आपका कैसे ठीक हो, आप अपने बेटा बेटी को कैसे पढ़ावें, ताकि पढ़ाई नहीं है तो आदमी को कामयाबी नहीं मिलेगी। मैं इतना ही जी बात जी कह के आपसे गुजार। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि इस उम्र में इतनी मेहनत करना समाज के लिए कोई आसान काम नहीं है, मामूली काम नहीं है। जी मैं एक बात जानना चाहूंगा, अभी 4 तारीख को आपके यहाँ मुस्तफाबाद मदरसे में ईद मिलन समारोह के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, जिसमें जी शिक्षाविद अपना अब्दुल कदीर साहब भी आए हुए थे, साइन एकेडमी वाले। और उन्होंने तीन जी बच्चों को वहां से ड्रॉप किया, 3 बच्चों को गोद लिया जी जो हाफिज कुरान थे। और इस पर हाँ, चाहूंगे इस प्रोग्राम के मुतालिक थोड़ी सी रोशनी डालें आप। कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम? वो प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा, लोगों को भी बहुत अच्छा लगा कि इस किस्म के जी प्रोग्राम इलाके में हर जिले में 2-3 जगह होना चाहिए, ताकि आवाम जो कम पढ़ी लिखी है या पढ़े लिखे हैं, वो लोग जाने कि ये प्रोग्राम के मतलब क्या है। मुस्तफाबाद प्रोग्राम से लोगों को लगा कि नहीं, अभी भी जमीन पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बच्चों को गोद लेके पढ़ा करके उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और उसके लिए डॉक्टर साहब ने जो गोद लिया, उसके लिए मैं ही नहीं, पूरे महफिल के लोग शुक्रिया अदा किया। और वही मुस्तफाबाद एक दिन था कि चटाई पर बैठ के उस इदारे को आगे बढ़ाया गया। और वर्ल्ड का पहला मदरसा कायम मैंने किया था कि जिसमें हर जाति के लोग, सिर्फ मुसलमान नहीं, हर जाति के लोग पढ़ना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, आगे बढ़ाना मैं शुरू किया। और आज भी मैं जहाँ जाता हूँ,
जात पात से ऊपर उठ के मैं कोशिश करता हूं कि एजुकेशन हर जात में हो, ताकि हर जात के लोग बढ़े। और खासकर मुसलमान में जो पसमानदा हैं वो जरूर पढ़े, या किसी किस्म के मुसलमान हो जरूर पढ़े लिखे, ताकि वो भी आगे बढ़े। और जिस मुल्क में हम लोग हैं वो मुल्क भी अच्छा रहे, और उस मुल्क से बुराई दूर हो जाए और अच्छाई लगने लगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। अभी अब्दुल कदीर साहब हमारे यहाँ बॉम्बे भी आए थे और मेरे ख्याल से जी 10-12 दिन पहले मैं भी उनसे गया था मिलने के लिए और मुस्तफ़ाबाद जी से जो उन्होंने 3 लड़कों को गोद लिया उसके लिए मैंने भी उनका शुक्रिया अदा किया। एक चीज़ जी और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि मुस्तफ़ाबाद में जो प्रोग्राम हुआ हमारे ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के सरबराह जो हैं, राष्ट्रीय जी सलाहकार अख्तर हुसैन साहब, हालाँकि दुबई से जी आए थे वो। जी आपसे बहुत करीबी रिलेशन है। आज भी जुड़ना जी चाह रहे थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं। जी उन्होंने जो प्रोग्राम अरेंज किया वहाँ पे, क्या लगा जी। कि अख्तर हुसैन साहब अपने समाज के लिए और भी क्या-क्या कर सकते हैं, कितनी मेहनत करते हैं? थोड़ा उस पर रोशनी डालेंगे? ये जानिए, मैं आज से नहीं, जिस वक्त वो पढ़ते थे उस वक्त से मैं अख्तर हुसैन साहब को जानता हूँ। उनके जी, घर मैं जाता था कि पढ़ने में बहुत तेज हैं, अच्छे हैं, अखलाकमंद थे। और अख्तर हुसैन साहब का शुरू से मिजाज रहा कि मैं माहौल में, समाज में, तबका में कुछ ऐसा काम करूं ताकि गिरा हुआ तबका ऊपर बढ़ता रहे। और उस दिन भी पसमानदा महाज के जो प्रोग्राम कराए वो अख्तर हुसैन साहब की माथे पर सेहरा जाता है कि उन्होंने ही उतना बड़े प्रोग्राम को कराया, और एक से एक लोग वहां आया। और अख्तर हुसैन साहब को और डॉक्टर साहब वगैरह सबको जो है लोगों ने तारीफ किया कि अख्तर हुसैन साहब भी ऐसा आदमी है कि इस प्रोग्राम को करा दिए। आज भी अख्तर हुसैन साहब लोगों को फोन से, सऊदीया से बातें करते रहते हैं कि आप कैसे बढ़िए, ये काम कीजिए, वो काम कीजिए। तो अख्तर हुसैन साहब शुरू से ही ऐसा रहे और आज भी वैसा है। इंशाअल्लाह तबारक ताला वो रहेंगे, इसलिए कि मिजाज में उनको है कि कैसे माहौल के लोगों को आगे बढ़ाएं। जी, जी, बिल्कुल। उसमें 2 शख्सियत और भी आए थे, बहुत ही ख़ास शख्सियत थे, सलीम परवेज़ साहब और अब्दुल सलाम अंसारी साहब। ये दोनों लोग पटना से जी आए थे, जो मदरसा बोर्ड के ही हैं। इन लोगों की जी। बातों से क्या लगा कि आगे बिहार में क्या हो सकता है मदरसे की तरक्की के लिए? ये दोनों आदमी ने खुलूस से वहां कहना शुरू किया, कहा। सलीम परवेज साहब को तो मैं बहुत पहले से जानता हूं, जी, लेकिन साथ में और उसके सेक्रेटरी थे मदरसा बोर्ड के, वो भी अच्छे आदमी, उनकी बात मुझे अच्छी लगी। वो लोग भी चाहता है कि जो लोग हों नहीं कहीं पढ़ सकते हैं तो मदरसा बोर्ड से भी पढ़ें और उनको आगे से आगे बढ़ाया जाए। मदरसा बोर्ड से भी पढ़ने के बाद आदमी कहीं ना कहीं एडजस्ट करता है, नौकरी में जाता है, एजुकेशन लेता है। इस पर दोनों आदमी ने रोशनी डाला। वो अच्छी बात लोगों को लगी कि नहीं, सलीम परवेज साहब या सेक्रेटरी साहब ने जो बात कही बहुत अच्छी कही। और लोग जहाँ स्कूल में पढ़े वहीं मदरसा में पढ़े, पढ़ना शुरू करें, कोई पढ़ाई मत छोड़े। कहीं भी पढ़ेगा तो आज नहीं तो कल उसको कामयाबी मिलेगी। और मुझसे जी, बिल्कुल, पूछिएगा बिल्कुल। तो मैं बहुत पहले एक स्लोगन दिया था कि बाप अगर भिंडी बेचता है यह ऐब की बात नहीं है, दाल बेचता है यह ऐब की बात नहीं है, लेकिन बेटा से भी भिंडी और दाल बेचवाए मेरे समझ से यह ऐब की बात है। बिल्कुल, बाप बिल्कुल सही भिंडी बात है। बेचे, बाप भिंडी बेचे ये गुनाह नहीं है, लेकिन बेटा को पढ़ावे यही तरीका है। फिर बेटा से भी भिंडी बेचवावे तो ये अच्छी बात मुझे नहीं लगती है। इसलिए तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप किसी वजह से ताजिर हैं तो बेटा को पढ़ावें। इसलिए मैंने एक बार स्लोगन दिया, पढ़िएगा, लड़िएगा तो जेल जाइएगा, अब पढ़िएगा तो जेलर बनिएगा। लड़िएगा तो मौलाना बनिएगा, और पढ़िएगा तो आप जो है बीओ बनिएगा, बीडीओ बनिएगा, सीओ बनिएगा, डीएम बनिएगा। और लड़िएगा तो जेल जाइएगा। इसलिए लड़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है। और पढ़ाई से बढ़िया तो दुनिया में मेरे समझ से कुछ नहीं है। जो कुरान बड़ी अच्छी किताब है, कुरान से मुतबरक कोई किताब नहीं है। उसमें भी सबसे पहले आयत नाजिल हुई तो अल्लाह ने फरिश्ता से भेजा और कहा इकरा, पढ़ने के लिए कहा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पढ़िए, इकरा।
तो पढ़ाई मेरी नजर में सबसे अच्छी चीज है, उसके बाद कमाई है। लड़ाई तो कभी भी अच्छी चीज नहीं है, किसी जात में नहीं है, तो मेरे यहाँ तो लड़ाई होना ही नहीं चाहिए। ये मेरी जी जी, राय है। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी बात बताई आपने। और कलम से बढ़िया कोई हथियार नहीं है दुनिया में, कलम से जी, ताकतवर कोई भी हथियार नहीं है दुनिया में, कोई चाहे जो हथियार भी नहीं। बना ले। अच्छा, एक आप शिक्षाविद हैं, जी मौलाना हैं, मदरसा आपने चालू किया था, तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ अपने लोगों की तरफ से कि बहुत सारे लोगों का इल्जाम होता है कि मदरसे में सिर्फ अरबी उर्दू पढ़ाया जाता है, बेसिक शिक्षा नहीं दी जाती है। इस पर आप क्या करना चाहेंगे? ये देखिए, ये सब जगह नहीं है, पहले कभी होता होगा, लेकिन आज जी जो मैं ही मुस्तफाबाद में सारे लोगों को पढ़ाया, वहाँ हाई स्कूल में 9th में एडमिशन के लिए भेजा, तो वहाँ के हेडमास्टर साहब ने कहा कि मदरसे के लड़कों का एडमिशन मैं नहीं करूंगा। तो मैं उनसे गया, स्वयं गया, खुद गया और जाके कहा कि आप पेपर सेट कीजिए, 6 बच्चे आप दीजिए, 6 बेटा बेटी हम भेजते हैं। 6 6 दोनों बैठे, उन्होंने ही पेपर जो है बनाया था। 6 का जब एग्जाम लिया गया तो उनका 4 फेल हो गया, 2 सेकंड डिवीजन हुआ। अब मेरे मदरसे का जो है 4 लड़के जो है फर्स्ट किए, 2 सेकंड किए, तो उन्होंने प्रोसीडिंग में लिख दिया कि अब से उस मदरसे का कोई बेटा बेटी आएगा तो एडमिशन 9th में होगा, उस जमाने में। तो इसलिए आज मदरसे में हर तरह की पढ़ाई हो रही है, पहले कभी होती होगी उसको मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हर अच्छे मदरसे में, मदारिस में अब हर जबान पढ़ाई जाती है और अच्छी पढ़ाई होती है। और जहां नहीं होती है वहां के लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि मदरसे में हर तबके की पढ़ाई हो और हर जेहन की पढ़ाई हो, ताकि सब लोग पढ़ने वाला आगे बढ़े। ये मेरी राय है। जी जी, सही बात है। मैं भी जहाँ भी जाता हूँ, पसमंदा समाज से मैं भी जुड़ा हूँ, जहाँ भी जाता हूँ हम यही कोशिश करते हैं कि अपने लोगों के बीच बैठे हैं, अपने लोगों से मिलें। और एक खास सूचना जी आपको दे दूं कि अख्तर साहब जुड़े हुए हैं, बस उनका वीडियो जी, नहीं मिल रहा, आवाज हम लोग नहीं सुन पाएंगे, लेकिन वो देख रहे हैं और हमारी आवाजें सुन रहे हैं। चलिए। और मैं चाहता हूं कि मोहम्मद, हमारे दोस्त जो भी देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, अगर कुछ सवाल पूछते हैं चाहते हैं तो सवाल पूछ सकते हैं। मौलाना साहब हैं हमारे साथ, जो भी सवाल होगा, उचित सवाल होगा, उसके जवाब देंगे। मैं एक खास सवाल पे आ रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका बैकग्राउंड जो है वो पॉलिटिकल भी है, पॉलिटिक्स में बहुत जानकारी रखते हैं। तो पॉलिटिकल सफर आपका किस तरह से रहा, इस पर जरा थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए, मैं बहुत लोगों के साथ सियासत करने की कोशिश किया, लेकिन अब प्रशांत जी से जब मुलाकात हो गई 2021 में, बसंतपुर में इफ्तार पार्टी में आए थे, गांधी आश्रम में। जी क्या है उससे बहस नहीं, उनकी बात से, उनके कपड़ा से, उनके चप्पल जूता देख के मैं समझा कि बिहार में गुलाम सरवर साहब के बाद, कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर कोई है तो आज के डेट में माननीय प्रशांत जी हैं। अब क्या है, इससे बहस नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि अब मैं आपके साथ सियासत करूंगा, उन्होंने एक्सेप्ट किया। वो साथ रखे थे, आज भी मैं उनके साथ हूँ। वो क्या पार्टी है, कैसी पार्टी है, इससे बहस नहीं है। हमको कहीं भी रह के अपने लोगों की बात पॉलिटिशियन के लोगों को बताना है, जिस पार्टी के हेड को बताना है कि आप मदद कीजिए, लोगों को उठाइए। इसीलिए मैं माननीय प्रशांत जी के साथ आज भी हूं और भी कोशिश करूंगा कि अगर वो मेरी बातों को समझते हैं तो मैं उनके साथ रहूंगा। बीच में उन्होंने पटना मुझे अकेले बुलाया, बहुत बात उन्होंने किया, मैं भी बात किया और अपनी बात को उनसे बताया कि नहीं, आपसे मैं इसलिए खुश हूं कि जितने गरीब तबका के लोग हैं उनको आप उठाना चाहते हैं। सियासत में आकर के जिसको कोई नहीं पूछता है, प्रशांत जी पूछना चाहते हैं। अब आज वो क्या है, कल क्या रहेंगे, उस हिसाब से आपके बात को मैं बताऊंगा। अभी मेरी नजर में माननीय प्रशांत किशोर जी अच्छे हैं। आपने कहा प्रशांत किशोर जी अच्छे हैं, हम भी समझते हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, अच्छे हैं। कुछ कुछ जगह पर गलती कर जाते हैं, आपने देखा होगा। हम देखिए, हम विरोध भी करते हैं, गलत चीजों का विरोध करते हैं, चाहे कोई भी हो सामने। बापू सभागार में हाँ जब उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, बापू सभागार में उलमाओं की मीटिंग थी, ये, मुसलमानों के साथ मीटिंग किया था। उन्होंने वहां पे एक हाँ शब्द गलत बोला था कि हमारे देश हाँ, के सबसे जाहिल कौम है मुसलमान। ये तरीका नहीं है नीचे दिखाने का। ना, ये उन्होंने गलत काम किया, गलत बात बोला था, गलत शब्द इस्तेमाल किया था उन्होंने।
इसका विरोध मैं आज भी करता हूँ। बोलने के तरीके हो सकते हैं अलग, बोलने के और भी तरीके हो सकते हैं कि एजुकेशन मुस्लिम समाज पिछड़ गया है, वो एक तरीका अलग है। उन्होंने सीधा सा कह दिया कि हमारे देश का सबसे जाहिल कौम है मुसलमान, ये गलत बात बोला उन्होंने। एक बात मैं आपसे बताऊं, जी कोई भी अंग्रेजी और हिंदी के साथ जब तक उर्दू नहीं जानेगा तब तक सही अल्फाज बोलने की कभी उसे ताकत नहीं मिल सकती है। किस तो सही मौके बात से है। क्या बोलेंगे, वो जरूरी है कि वो उर्दू का बेहतरीन जानकार हो, तभी मौका महल को तलाशेगा। सही ऐसे जायज बात प्रशांत है। जी पढ़े लिखे हैं लेकिन उर्दू के जानकार नहीं है, और वो कुछ बातें कभी कभी बोलते हैं तो हम लोग उनको बात में कहते हैं कि नहीं, यहाँ ये बोला जाए, यहाँ ये बोला जाए। जैसे आपने अभी कहा, बड़ी अच्छी बात आपने कहा, उस बात पर मैं भी उसमें मौजूद था, मुझको भी तकलीफ हुई थी कि ऐसा नहीं कहना चाहिए इनको। हाँ, क्योंकि और सारे समाज के लोग थे वहां पे, पूरा मुस्लिम समाज के लोग थे, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया था, ये हमें आपत्ति हुई थी उसमें। जी देखिए, विरोध इसलिए नहीं किए कि अभी उनसे हम लोग जुड़ना चाहते थे, जब मजबूत होंगे तब विरोध करेंगे, अभी विरोध नहीं करेंगे। और मुसलमान के विरोध ही करना हुआ कि एक सीट भी कहीं नहीं जीत सके, मेरे समझ अभी में। चलिए वो तो खैर राजनीति में पहले पांव रख रहे थे, आप लोगों ने विरोध नहीं किया। अभी एक रिसेंटली मेरे ख्याल से 1 1.5 महीने पहले की 15 फरवरी की घटना है। बिहार विधानसभा में 243 लोगों का सभा है। जी। उस बीच में एमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान, उन्होंने क्या टिप्पणी किया था, आपत्तिजनक टिप्पणी किया था कि घास खाए घोड़ा और मार खाए जोलहा। 243 आदमी में एक आदमी में विरोध नहीं किया, एक आदमी ने भी विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि हम्म। विधानसभा के अध्यक्ष ने भी रोका नहीं, किसी ने विरोध नहीं किया। मुझे बड़ी हैरत हुई, इतने लोगों के अब बीच में मैं क्या कोई उस पढ़ा लिखा नहीं है? तो मैं उस मीटिंग में नहीं था, मैं होता तो विरोध कर देता, इसलिए कि अरे उस जानिए। मीटिंग में उस मीटिंग में आप कैसे होंगे? वो तो विधानसभा में चल रहा था, उसमें आप हाँ, कैसे होंगे? उसमें तो सिर्फ उस विधायक ही सब होंगे। मीटिंग में मैं नहीं था, ये जानिए। मैं मिजाज बता रहा हूँ और आपके सामने जी बोल रहा हूँ, लोग सुन रहा है। खुदा के सिवा, गॉड के सिवा किसी से डर मुझको नहीं है। हक बोलने के लिए मेरे माँ बाप ने मुझे ताकत दिया है, खुदा के तरफ से मुझे ताकत मिली है। मैं हर जगह हक बोलता हूँ, बच्चा से भी प्यार करता हूँ, और वक्त आएगा तो वक्त का प्रधानमंत्री से भी मैं नहीं डरता हूँ। तो प्रशांत किशोर जी, कौन खेत की बात है, कौन क्या है। कभी भी हक आदमी को बोलना चाहिए, गलत पर एतराज नहीं। उसको एतराज मैं नहीं कहूंगा, गलत कोई बोलता है तो उसको सही बोलने का सजेशन देना चाहिए, बताना चाहिए कि नहीं, इसके जगह पर ये बोलिए, आप जो बोला ही सही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हक बोलने में डर के तो सवाल ही नहीं उठता। मैं तो ऑनलाइन बोला ना अभी, मैं विरोध करता हूँ, ऑनलाइन ही जी। विरोध करता हूँ, मैं उससे पीछे नहीं तो हटता किसी के लिए भी। जायज काहे बोलने में पीछे डर हटा की कोई जाएगा। मतलब ही नहीं उठता। जी क्या? एक सवाल हमारे कुछ दोस्त हैं जो पूछ रहे थे कि नूरुद्दीन मौलाना साहब हैं, इतनी उम्र हो गई, पॉलिटिक्स भी किए हैं, बहुत जानी मानी हस्ती हैं, क्या आगे फ्यूचर में कोई पार्टी अगर टिकट देगा तो क्या चुनाव लड़ेंगे? इच्छा रखते हैं ऐसा? मैं चुनाव मरने के दिन तक टिकट मिलेगा तो लड़ूंगा, इसलिए कि मुझको एक लाइन खींच के जाना है कि पसमानदा लोग कम से कम लड़ना सीखे, गरीब लड़ना सीखे। पसमानदा हो चाहे अपर हो, लड़ाई लड़ने के सीखना चाहिए। जीतना जिताना ये खुदा का काम है, लड़ना आपका और मेरा काम है। आज भी टिकट मिलेगा तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, इसलिए कि मेरा ईमान है कि खुदा जो चाहेगा वही होगा। और मैं मरने से पहले पीछे चलने वाले को बता के जाना चाहता हूं कि लड़ना, कभी लड़ाई मत छोड़ना। जब तक तुम्हें हक नहीं मिलेगा तब तक जीने का हक नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हौसला रखते हैं लड़ने का। इस उम्र में भी बहुत जी। कम लोग ऐसा हौसला रखते हैं। अल्लाह आपके हौसला को कायम रखे। आमीन मैं आमीन। एक चीज और जानना चाहता हूँ कि आने वाले समय में अपने लोगों को और आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को एजुकेशन के लिए, तरक्की के लिए, अपने पसमानदा समाज के लिए क्या करना चाहिए? किस तरह के कुछ काम ऐसा करें कि जितना जल्द से जल्द हो सके कि लोग मुख्य धारा में जुड़े। बहुत सारे लोग हैं गाँव में जिनके तक पहुँचती ही नहीं है, सरकारी ये स्कीमें भी उन तक नहीं पहुँचती है। इसके लिए अब हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए मेरा जो समझ है, उस हिसाब से हम लोग सिर्फ एक मीटिंग करके नहीं छोड़ दें,
कम से कम हर जी ब्लॉक में एक मीटिंग करें और लोगों के नाम लिखें, और जो बहुत गरीब हो, गुर्बत की वजह से नहीं पढ़ रहा है, तो हम लोग उसको माली मदद भी करें। उसको जहां नहीं जाना चाहता है, नहीं जानता है, वहां हम लोग उसको बताए कि ऐसे तुम जाओ, यहाँ चलो, हम चलते हैं तुम्हारे लिए। तब जा करके ये कौम पसमानदा लोग आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा। मेरा अपना ही पर्सनल ख्याल हुआ। दूसरी जी जी बात है, जी। किसी जात का गरीब अगर है और वो पढ़ना चाहता है, कोई जात का हो, अगर वो पढ़ना चाहता है और उसके पास माली हालत अच्छी नहीं है, तो जितना हो सके उसको हम लोगों को मदद करना चाहिए। मेरी अपनी राय है। बिल्कुल सही, आपने अच्छा राय दिया। अपने प्रोग्राम को समेटेंगे क्योंकि 20 मिनट हो गया और बहुत सारे वीडियो लंबा हो जाने से लोग समय नहीं देते हैं। इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि संक्षिप्त में कम बातों में अपनी बात को रखा जाए। लास्ट में अब मैं से एक गुजारिश करूंगा आपसे, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने समाज के लिए कुछ मैसेज दें आप, कोई बढ़िया मैसेज अपने समाज के लिए, आप अपने तरफ से। अपने तरफ से मैं तो अपने लोगों से गुजारिश करूंगा, जो एक जुमला बीच में बोला कि चाहे दुनिया जितनी गाली दे, गाली का जवाब गाली मत दे। वो पढ़ने की कोशिश करे, अपने औलाद को पढ़ाने के लिए कोशिश करे। गाली का जवाब गाली नहीं है, झगड़ा का जवाब झगड़ा नहीं है, लड़ाई के जवाब लड़ाई नहीं है। इसलिए सारे सुनने वाले से गुजारिश करूंगा, अगर कोई गाली भी देता है तो उसका जवाब गाली मत दो। अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को पढ़ने पढ़ाने का रास्ता दिखा दो। आज नहीं तो कल आपकी सारी लोग बात मानेगा और आपके पीछे चलने के लिए तैयार होगा। ये मेरी अपनी राय है। इसीलिए मैं बोला था एक प्रोग्राम में कि लड़ाई से आदमी जेल जाता है, पढ़ाई से जेलर बनता है। इसलिए पढ़ने की जरूरत है। और आज भी किसी तबका को उठाना होगा तो एजुकेशन मस्ट है, एजुकेशन जरूरी है। उसके बाद कुछ होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता है। करोड़पति का मकान चोर ले ढा सकता है, उसकी गाड़ी चुरा सकता है, पैसा काट सकता है, ले सकता है, लेकिन इल्म की तिजोरी कोई नहीं चुरा सकता है। इसलिए इल्म जो है बहुत जरूरी है, उसके बाद कोई कुछ हो सकता है। मेरी अपनी राय है। आपने बहुत बढ़िया राय दिया। मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो लोग सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी पोस्ट लिखते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, उनसे मैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि मौलाना साहब की बातों से कुछ सीखें कि गाली के जवाब गाली नहीं होता। मौलाना साहब ने जो बातें कही बहुत बढ़िया लगा मुझे, बहुत अच्छी बात कि गाली के जवाब गाली नहीं होता है। वो तो फिर और रार बढ़ता है। वो गाली के जवाब गाली देंगे तो रार बढ़ता है, वो तकरार बढ़ती है, वैसा नहीं होता है। जी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बातें अपने संयम से रखना चाहिए। फेसबुक भी जो है, सोशल मीडिया है, एक पारिवारिक प्लेटफॉर्म है, हर तरह के लोग देखते हैं। तो जो लोग भी अपनी बातें रखते हैं, जरा ढंग से, जरा तरीके से और तहजीब से बातें रखें, तो बहुत ही अच्छा होगा। मौलाना साहब के इस बातों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर कभी समय निकाल के फिर आपको जोड़ेंगे, फिर आपसे बातें होती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। खुदा हाफिज, गुड नाइट। खुदा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद कमरुद्दीन साहब। मैं आपके उम्र के लिए दुआ करूंगा।